Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very good. मैं मानसर 12th क्लास के समाज शास्त्र के भाग सेकेंड का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 3 है भारतीय लोकतंत्र की कहानियों के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की क्या कहानियां हैं या भारतीय लोकतंत्र का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज हम वर्तमान में कहते हैं 1947 के बाद ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन 1947 से पहले भारत लोकतांत्रिक देश नहीं था। भारत एक राजतांत्रिक देश था। राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतांत्रिक क्या है अर्थात लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। लोकतंत्र क्या है? जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासक कहलाता है। जनता में जनता के लिए जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासक कहलाता है अर्थात लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। डेफिनेशन अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया कि जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासन कहलाता है, जो कि आज वर्तमान में हम चर्चा करते हैं भारतीय लोकतंत्र की कहानियों में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है। शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है। भारत में पहले संसदीय प्रणाली थी, लेकिन बाद में संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली की स्थापना की गई, जो कि भारत का एक प्रमुख होगा, जो कि राष्ट्रपति अर्थात प्रधानमंत्री, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, वो राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद पर रखा गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जो राष्ट्रपति होता है देश का, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। जैसे कि जो भारतीय राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, बट यहां पर जैसे शासन व्यवस्था इंग्लैंड में होती थी, जैसे इंग्लैंड का चांसलर चुना जाता था, इंग्लैंड का शासक अर्थात चांसलर चुना जाता था, अर्थात प्रमुख चुना जाता था, वैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इंग्लैंड में भी शासक का चुनाव होता है, लेकिन शासक के हाथों में, शासक वहां का सबसे बड़ा पद है, लेकिन उस शासक के हाथों में जैसे भारतीय राष्ट्रपति की हाथों में सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं, वैसे इंग्लैंड के शासक अर्थात इंग्लैंड के राजा के हाथों में सिर्फ नाम मात्र के लिए शक्तियां हैं। जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, वहां भी संसदीय प्रणाली के हाथों में वास्तविक शक्तियां हैं। जैसे भारत में वास्तविक शक्तियां
प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो लोकतांत्रिक देश में देश का एक प्रमुख होता है, देश का एक प्रमुख होता है, उस प्रमुख के हाथों में भारत की नाम मात्र की शक्तियां होती है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। यहाँ पे चर्चा करते हैं 1947 के पहले भारत में लोकतंत्र आया, लेकिन 47 के पहले की बात थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ समझने के लिए राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र 1947 के पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन कुछ भारतीय नरेश थे, जो भारतीय राज्यों का शासन, जहां पर भारतीय राज्यों का शासन था, भारतीय राज्यों में भारतीय राजाओं का शासन था। जैसे हम लेते हैं जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ में भारतीय रियासतों का शासन था। जम्मू कश्मीर रियासत जो भारत में विलय होने से मना कर दिया, जिसका विवाद 2019 तक चला और आज भी चल रहा है। 2019 में वहां से अनुच्छेद 370 अर्थात 35 को समाप्त कर दिया गया। जो स्वतंत्र रियासत थी उसको भारत में विलय कर लिया गया। इसके बाद मणिपुर में एक रियासत थी, वो भी भारत में विलय होने से मना किया। इसके बाद हैदराबाद में भी एक रियासत थी, निजाम खान नाम का नवाब वहां शासन करता था। तो भारत में 565 रियासतें थी, जो कि 565 रियासतों में 562 रियासतों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया। 562 ने तो विलय होने से मना कर दिया, बाकी 562 को भारत में विलय कर लिया। 3 रियासतें ऐसी बची जो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय होने से मना करती थी। ये 3 रियासतें चाहती हैं मैं जैसे राजा हूं यहाँ का, जैसे मेरा राजतंत्र है वैसे मैं भारत आजाद होने के बाद भी मैं वैसे शासन करूं। तो भारत में 562 रियासतें भारत में विलय हो गई, 3 रियासतें भारत में विलय होने से मना कर दी। तो हम चर्चा करते हैं राजतंत्र। जब भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था, कुछ प्रांत जो भारतीय प्रांत थे, ब्रिटिशों से अलग थे, जहां पर भारतीय राजाओं का शासन था, वहां पर शासन सत्ता भारतीय नरेशों अर्थात राजाओं के हाथों में थी। तो वहीं पर राजतंत्र की चर्चा करते हैं। जिस देश की शासन सत्ता अर्थात जिस प्रांत की शासन सत्ता राजा के अर्थात नवाबों के हाथों में होती है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। वहां के लिए कोई लोकतंत्र, कोई संविधान, कोई कानून नहीं होता, सिर्फ वहां का शासक सर्वेसर्वा राजा होता है। जैसे आज नेपाल में भी राजतंत्र है, नेपाल में 2016 के पहले राजतंत्र था, बीच में लोकतंत्र आया, लेकिन 16 तक फिर वहां पे राजतंत्र लागू हो गया। 2006 तक लगातार नेपाल में राजतंत्र कायम रहा। नेपाल के राजा वीरेंद्र सिंह अर्थात राजा योगेंद्र सिंह ने वहां पर शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद हम भूटान की चर्चा करते हैं। भूटान में भी लोकतंत्र नहीं है, वहां भी राजतंत्र है, वहां भी आज राजा ही शासन करते हैं। राजा के हाथों में शासन सत्ता होती है। जिस देश या जिस प्रांत की शासन सत्ता किसी राजा के हाथों में होती है उसे हम राजतंत्र कहते हैं, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र और लोकतंत्र क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चर्चा करते हैं इनकी कहानियों पर, इनकी कहानियां क्या थी। भारत 1947 में आजाद तो हुआ, इसका हमें बहुत खुश है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है, लेकिन यहां पर थोड़ा गम भी है। आजादी तो मिली, इसकी तो खुशी है, बट आजादी के साथ एक गम भी हमें मिला है। उस गम के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, गम और खुशी दोनों का माहौल है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत 1947 को आजाद होता है, इसकी खुशी तो मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, लेकिन जब भारत का 2 राष्ट्रों में विभाजन हो जाता है तब इसका गम, मुझे दुख इसका गम होता है, और इसका गम आज तक है कि 14 अगस्त 1947
को भारत का पहले द्विराष्ट्र विभाजन हो जाता है, भारत बाद में आजाद होता है। ये अंग्रेजों की कूटनीति अर्थात अंग्रेजों की चाल थी कि द्विराष्ट्र का विभाजन कर दीजिए, मैं आपके भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। ये अंग्रेजों की चाल थी। तो पहले द्विराष्ट्र का विभाजन किया अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद जाकर के भारत को आजाद किया। द्विराष्ट्र के विभाजन के बाद भारत को आजाद किया। भारत को आजाद करने के लिए इन्होंने 1946 में ही बता दिया था, अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना में ही चर्चा कर दी गई थी, बता दिया गया था कि आप अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण करिए, मैं आपके भारत को 1948 में आजाद कर दूंगा, आपके भारत को 1948 में स्वतंत्र करके मैं अपने देश चला जाऊंगा। लेकिन 1939 से 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की काफी जन और धन की हानि हुई थी। जन और धन की बहुत ज्यादा हानि हुई। तब उन्हें पता चला कि अब मुझे अपने देश को सुधारने की जरूरत है, अपने देश की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा देश भी एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो हम किसी काम के नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने भारत छोड़ने के लिए वो 1 साल पहले ही भारत को छोड़ दिया, विवश हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के सामने भी मजबूरी आ गई कि अब मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था, वहां जन और धन की बहुत ज्यादा हानि हुई। इस कारण अंग्रेजों ने भारत को 1 साल पहले छोड़ने का निर्णय ले लिया और अंग्रेजों ने कहा कि 1946 में ही बता दिया था कि आप अपने संविधान का निर्माण करिए, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, उस योजना के तहत घोषणा की गई कि भारतीय अपने भारत के संविधान का निर्माण करें, मैं आपके भारत को आजाद कर दूंगा, मैं आपके भारत को आजाद कर दूंगा। भारतीय अपने संविधान को बनाने में एक सभा की स्थापना, एक सभा का गठन किया, जो कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, सभा का जो गठन किया गया उसमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया, उन व्यक्तियों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं कि कैसे पूरे भारत को शामिल किया जाए इस संविधान सभा में। जो आज संविधान सभा का निर्माण किया गया है, वो भारतीय जो संविधान सभा का निर्माण किया गया है वो भारतीय लोगों के द्वारा किया गया है। जैसे उसमें चर्चा थी कि भारत के सभी प्रांतों के व्यक्तियों को इस संविधान सभा में शामिल किया जाए, सबका सहयोग होना चाहिए, पूरे भारतीयों का सहयोग होना चाहिए। तो भारत की आबादी उस समय तो लगभग 60 करोड़ थी। 60 करोड़ व्यक्तियों को उस संविधान सभा में शामिल करना असंभव था। इसलिए भारतीयों ने डिसीजन लिया कि जो भी व्यक्ति, जो भारत में चुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जो व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा, उस चुनाव में जो व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएगा, उसे संविधान सभा का सदस्य बना दिया जाएगा। जैसे आज वर्तमान में एक विधायक प्रांत से, राज्य से एक विधायक चुन करके जाते हैं, वो मुख्यमंत्री को वोट देते हैं, मुख्यमंत्री देश का सीएम बनकर के देश का शासक बनता है। सेम वही कंडीशन थी। देश के जितने भी विधायक, जितने भी प्रांतीय विधायक होते थे, उन विधायकों, देश के जितने भी प्रांतीय विधायक होते थे, उन विधायकों को संविधान सभा में शामिल किया गया और संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जिसकी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। जब तक हमारे भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक कुल 12 बैठकें होती हैं। जो दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को पहली और दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का में अध्यक्ष बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। इसलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और जो दूसरी बैठक होती है उसमें जो अध्यक्ष का पद होता है वो अध्यक्ष का पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया जाता है। और संविधान सभा में जो व्यक्ति शामिल व्यक्तियों की संख्या थी वो 389 थी। 389 व्यक्तियों की संविधान सभा का निर्माण होता है। तो इन 389 व्यक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।